War and Peace, Leo Tolstoy, 1869, the greatest epic of world literature. Introduction. मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। आज मैं आपके समक्ष विश्व साहित्य के उस महासागर को प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसकी गहराइयों में उतरना और उसके मोतियों को चुनना जीवन के सबसे समृद्ध अनुभवों में से एक है। ये महासागर है लियो टॉल्स्टॉय का महाकाव्य युद्ध और शांति, वॉर एंड पीस। लियो टॉल्स्टॉय का जन्म 1828 में हुआ था। वे रूस के एक कुलीन परिवार से थे। उन्होंने सेना में भी सेवा की और क्रीमियन युद्ध देखा। ये अनुभव उनके लेखन में गहराई से उतरा। युद्ध और शांति को उन्होंने 1863 से 1869 के बीच लिखा। ये केवल एक उपन्यास नहीं है, बल्कि ये जीवन, इतिहास, प्रेम और मानवीय संबंधों का एक विराट चित्र है। टॉल्स्टॉय ने इस उपन्यास में 500 से अधिक पात्रों को रचा है। इसमें ऐतिहासिक पात्र हैं नेपोलियन, सार अलेक्जेंडर, कुतुजोव और काल्पनिक पात्र हैं पियरे, आंद्रेई, नताशा, मरिया, निकोलाय। ये उपन्यास 1805 से 1820 तक की अवधि को कवर करता है, वो समय जब नेपोलियन ने पूरे यूरोप को हिलाकर रख दिया था। टॉल्स्टॉय का उद्देश्य केवल एक ऐतिहासिक वृत्तांत लिखना नहीं था। वे तो युद्ध की विभीषिका और शांति के सुखद क्षणों के बीच झूलते मानव हृदय की यात्रा को दिखाना चाहते थे। वे लिखते हैं, क्या हाल था उन माताओं, पत्नियों और बच्चों का जिनके सगे लड़ने जा रहे थे। कैसे विलाप कर रहे थे जाने वाले और पीछे रहने वाले। ये करुणा ही टॉल्स्टॉय की लेखनी की सबसे बड़ी शक्ति है। आइए अब हम इस महाकाव्य की अध्याय दर अध्याय यात्रा पर चलते हैं। प्रथम खंड, शांति का आरंभ, बुक 1, द बिगिनिंग ऑफ पीस। अध्याय 1 से 6, चैप्टर्स 1 to 6। सेंट पीटर्सबर्ग का सलून, द सलून ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग, जुलाई 1805। कहानी 1805 की गर्मियों में शुरू होती है। टॉल्स्टॉय हमें सेंट पीटर्सबर्ग के एक उच्च समाज के सलून में ले जाते हैं, जहां सम्राट की सम्मानित दासी अन्ना पावलोवना शेरर ने एक संध्या सभा आयोजित की है। ये सलून रूसी कुलीन वर्ग का केंद्र है। यहाँ राजनीति, युद्ध, गपशप और विवाह के सौदे होते हैं। टॉल्स्टॉय इस सलून के माध्यम से हमें उच्च समाज की सतहीपन और दिखावा दिखाते हैं। लोग फ्रेंच बोलते हैं क्योंकि रूसी भाषा को असभ्य माना जाता है। वे नेपोलियन के बारे में चर्चा करते हैं, जिसे कुछ लोग हीरो मानते हैं तो कुछ एंटी क्राइस्ट। इस सलून में हमारी मुलाकात होती है प्रिंस वसीली कुरागिन, एक चालाक और स्वार्थी व्यक्ति जो अपने बच्चों के लिए अच्छे संबंध बनाने की फिराक में रहता है। उसकी बेटी हेलेन असाधारण सुंदरी है, किंतु आत्मा से खाली। उसका बेटा इपोलिट मूर्ख है और अनातोल सुंदर किंतु नीच चरित्र का। प्रिंस आंद्रेई बोल्कोंस्की, वे युवा, प्रतिभाशाली और महत्वाकांक्षी हैं, किंतु अपनी पत्नी लिजा और समाज के दिखावे से ऊब चुके हैं। टॉल्स्टॉय उनके माध्यम से एक बौद्धिक व्यक्ति की अंतर्द्वंद को उजागर करते हैं। आंद्रेई सोचते हैं, ये जीवन जो मैं जी रहा हूं, ये मेरे लिए नहीं है। पियरे बेजुखोव, वे आंद्रेई के घनिष्ठ मित्र हैं। पियरे अनाड़ी, भावुक और सरल हृदय हैं। वे अभी विदेश से लौटे हैं और समाज के शिष्टाचारों से अनभिज्ञ हैं। जब वे सलून में प्रवेश करते हैं तो सबकी निगाहें उन पर पड़ती हैं। एक विशालकाय, चश्मा लगाए, भूरे रंग का फ्रॉक कोट पहने युवक। वे नेपोलियन की प्रशंसा करते हैं, जो इस सलून में लगभग राजद्रोह है। अन्ना पावलोवना उन्हें सुधारने का प्रयास करती हैं, किंतु पियरे सीधे और सच बोलते हैं। टॉल्स्टॉय पियरे के चरित्र को इतनी गहराई से उकेरते हैं कि पाठक तुरंत उनसे जुड़ जाता है। इस अध्याय में टॉल्स्टॉय एक महत्वपूर्ण दार्शनिक प्रश्न उठाते हैं, इतिहास कौन बनाता है, महान व्यक्ति या सामान्य जनता। वे इस प्रश्न का उत्तर पूरे उपन्यास में खोजेंगे। अध्याय 7 से 14, चैप्टर्स 7 to 14, रोस्टोव परिवार, द रोस्टोव फैमिली, नेम डे सेलिब्रेशन। अब टॉल्स्टॉय हमें मास्को ले जाते हैं, जहां रोस्टोव परिवार अपनी बेटी नताशा के नामकरण दिवस का जश्न मना रहा है। ये परिवार सेंट पीटर्सबर्ग के ठंडे और औपचारिक सलून के बिल्कुल विपरीत है। यहाँ गर्मजोशी है, प्रेम है, हंसी है, मंजील है। टॉल्स्टॉय हमें परिवार के प्रत्येक सदस्य से मिलवाते हैं। काउंट इलिया रोस्टोव, एक उदार और भावुक व्यक्ति जो जीवन का आनंद लेना जानते हैं। वे थोड़े फिजूल खर्च हैं, किंतु उनका हृदय सोने का है। जब वे नृत्य करते हैं तो उनका पूरा व्यक्तित्व खिल उठता है। टॉल्स्टॉय लिखते हैं, काउंट रोस्टोव ने नृत्य किया
उस तरह नहीं जैसे आजकल नृत्य किया जाता है, बल्कि उस तरह जैसे पुराने जमाने में नृत्य किया जाता था। काउंटेस नतालिया रोस्तोवा, एक गरिमामयी महिला जो अपने बच्चों से अत्यधिक प्रेम करती हैं। वे चिंतित रहती हैं कि उनके बेटे निकोलाई ने सेना में जाने का निर्णय क्यों लिया। वेरा, सबसे बड़ी बेटी जो समझदार किंतु ठंडी और दूसरों को नीचा दिखाने वाली है। टॉल्स्टॉय उसे सुंदर किंतु अप्रिय कहते हैं। निकोलाई रोस्तोव, सबसे बड़ा बेटा, एक उत्साही युवक जो सेना में जाने और सम्राट की सेवा करने का सपना देखता है। वो अपनी चचेरी बहन सोनिया से प्रेम करता है। नताशा, 13 वर्ष की, काली आंखों वाली, बड़े मुंह वाली, किंतु असाधारण रूप से जीवंत और आकर्षक। टॉल्स्टॉय ने उसे ऐसी ऊर्जा से भरा है कि वो सीधे पाठक के हृदय में उतर जाती है। जब वो भोजन कक्ष में दौड़कर आती है तो सबकी निगाहें उन पर जम जाती हैं। वो बोरिस द्रुबेत्स्कॉय से बचपन का प्यार करती है। पेटिया रोस्तोव, सबसे छोटा बेटा जो अभी बच्चा है किंतु बड़ा होकर सेना में जाने का सपना देखता है। सोनिया, अनाथ चचेरी बहन जो निकोलाई से प्रेम करती है। वो गरीब है और रोस्तोव परिवार की दया पर निर्भर है। टॉल्स्टॉय उसे बिल्ली के बच्चे की तरह कहते हैं, सुंदर किंतु असहाय। इसी अध्याय में हम बोरिस द्रुबेत्स्कॉय और उसकी मां अन्ना मिखाइलोवना से भी मिलते हैं। वे गरीब कुलीन हैं और बोरिस के भविष्य के लिए चिंतित रहते हैं। अन्ना मिखाइलोवना पुराने काउंट बेजुखोव के पास जाकर अपने बेटे के लिए कुछ मांगने की योजना बनाती हैं। टॉल्स्टॉय यहाँ परिवार के महत्व को दर्शाते हैं। रोस्तोव परिवार में प्रेम है, सुरक्षा है, गर्मजोशी है। वे सेंट पीटर्सबर्ग के ठंडे और औपचारिक सलून के बिल्कुल विपरीत हैं। अध्याय 15 से 21, बोल्ट्स्की परिवार, द बोल्ट्स्की फैमिली, बाल्ड हिल्स एस्टेट। अब टॉल्स्टॉय हमें बोल्ड हिल्स ले जाते हैं जो प्रिंस आंद्रे के पिता की संपत्ति है। यहाँ का वातावरण बिल्कुल अलग है। यहाँ अनुशासन है, कठोरता है, किंतु गहरा प्रेम भी है। ओल्ड प्रिंस निकोलाई बोल्कोंस्की, कैथरीन महान के समय के एक प्रतिष्ठित जनरल जो अब सेवानिवृत्त होकर अपनी संपत्ति पर रहते हैं। वे कठोर, अनुशासन प्रिय और अत्यंत प्रतिभाशाली हैं। वे अपनी बेटी मारिया को गणित और अन्य विषय पढ़ाते हैं। वे बाहरी दुनिया से कटे हुए हैं और अपने नियमों से जीते हैं। टॉल्स्टॉय उन्हें ऐसे व्यक्ति के रूप में चित्रित करते हैं जो बाहर से कठोर है किंतु भीतर से गहरा प्रेम रखता है। प्रिंसेस मारिया बोल्कोंस्की, वे सुंदर नहीं हैं किंतु उनकी आंखों में एक गहरी चमक है। टॉल्स्टॉय लिखते हैं, राजकुमारी की आंखें बड़ी, गहरी और चमकदार इतनी सुंदर थीं कि कभी-कभी उसके पूरे चेहरे की कुरूपता के बावजूद ये आंखें सुंदरता से अधिक आकर्षक हो जाती थीं। वे धार्मिक हैं, त्यागमयी हैं और अपने पिता की सेवा में समर्पित हैं। वे एकांत में रहती हैं और विवाह की कोई आशा नहीं रखती। मैडम लिजा बोल्कोंस्की, प्रिंस आंद्रे की पत्नी जो गर्भवती है। वो छोटी, सुंदर और हमेशा मुस्कुराने वाली है, किंतु वो ग्रामीण जीवन से ऊब चुकी है। वो सेंट पीटर्सबर्ग के सलून में वापस जाना चाहती है। टॉल्स्टॉय उसे द लिटिल प्रिंसेस कहते हैं। प्रिंस आंद्रे अपनी पत्नी को अपने पिता और बहन के पास छोड़कर युद्ध पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। वे अपनी पत्नी के प्रति उदासीन हैं, लगभग तिरस्कारपूर्ण। जब वे उसे अलविदा कहते हैं तो लिजा बेहोश हो जाती है। टॉल्स्टॉय यहाँ एक असफल विवाह की त्रासदी को दर्शाते हैं। आंद्रे को अपनी पत्नी के प्रति कोई प्रेम नहीं है, केवल कर्तव्य की भावना है। इस अध्याय में टॉल्स्टॉय ने परिवार के 3 अलग-अलग मॉडल प्रस्तुत किए हैं। कुरागिन परिवार स्वार्थ और दिखावे पर आधारित, रोस्तोव परिवार प्रेम और गर्मजोशी पर आधारित, बोल्ट्स्की परिवार कर्तव्य और अनुशासन पर आधारित। द्वितीय खंड, युद्ध का आरंभ, बुक 2, द बिगिनिंग ऑफ वॉर, अध्याय 1 से 9, चैप्टर्स 1 to 9। ऑस्ट्रिया में रूसी सेना, द रशियन आर्मी इन ऑस्ट्रिया, अक्टूबर 1805, ब्राउनाउ। टॉल्स्टॉय अब हमें युद्ध क्षेत्र में ले जाते हैं। अक्टूबर 1805 में रूसी सेना ऑस्ट्रिया में प्रवेश कर चुकी है। वे नेपोलियन की सेना का सामना करने की तैयारी कर रहे हैं। टॉल्स्टॉय यहाँ युद्ध का यथार्थ चित्र प्रस्तुत करते हैं। कोई वीर गाथा नहीं है, केवल थकान, भूख, ठंड और अफरा तफरी है। सैनिक मार्च करते हैं, आराम करते हैं, खाना पकाते हैं, बीमार पड़ते हैं। अधिकारी राजनीति में उलझे हैं। हम निकोलाई रोस्तोव से मिलते हैं जो पावलोग्राड हुसार रेजिमेंट पावलोग्राड हसर्स में कैडेट हैं। वे अपने कमांडर वास्का डेनिसोव से मित्रता करते हैं। डेनिसोव एक अनुभवी सैनिक हैं, जुआरी, शराबी किंतु सच्चा दोस्त।
निकोलाई को पता चलता है कि युद्ध केवल वीरता और गौरव नहीं है। जब वे पहली बार दुश्मन को देखते हैं तो उनके मन में भय और उत्तेजना दोनों होती है। टॉल्स्टॉय लिखते हैं, रोस्तोव ने अब उस दुश्मन को देखा जिसके बारे में उसने इतना सुना था। निस्संदेह यह दुश्मन था। रोस्तोव अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। अध्याय 10 से 14, एन्स नदी का युद्ध, द बैटल ऑफ एन्स रिवर, द ब्रिज एट एन्स। रूसी सेना पीछे हट रही है। कुतुजोव सेनापति है, एक बूढ़ा और अनुभवी जनरल जो युद्ध की व्यर्थता को समझता है। वे सेना को बचाने के लिए पीछे हटने की रणनीति अपनाते हैं। एन्स नदी पर पुल को उड़ाने का अभियान चलता है। यह एक खतरनाक मिशन है। निकोलाई रोस्तोव इस अभियान में भाग लेते हैं। यह उनका पहला युद्ध अनुभव है। टॉल्स्टॉय इस युद्ध दृश्य को अद्भुत यथार्थता से चित्रित करते हैं। गोलियां चलती हैं, लोग गिरते हैं, घोड़े दौड़ते हैं, अफरा तफरी मच जाती है। निकोलाई का घोड़ा मारा जाता है और वे घायल हो जाते हैं। वे भागने की कोशिश करते हैं किंतु उनके पैरों में गोली लगी है। एक फ्रांसीसी सैनिक उनके पास आता है और अपनी संगीन तानता है। निकोलाई सोचते हैं, क्या वे मुझे मार डालेंगे, मुझे जिससे हर कोई इतना प्यार करता है। यह क्षण निकोलाई के भोलेपन को दर्शाता है। दूसरी ओर प्रिंस आंद्रेई को कुतुजोव ने ऑस्ट्रियाई मंत्री के पास दूत बनाकर भेजा है। वे युद्ध की अराजकता और राजनयिकों की निष्ठुरता को देखते हैं। ऑस्ट्रियाई दरबार में उनका स्वागत नहीं होता क्योंकि रूसी सेना हार रही है। टॉल्स्टॉय यहां दर्शाते हैं कि युद्ध केवल सैनिकों का खेल नहीं बल्कि राजनीति का भी खेल है। अध्याय 15 से 21, ऑस्टरलिट्स का युद्ध, द स्काई ऑफ ऑस्टरलिट्स। यह उपन्यास के सबसे महत्वपूर्ण अध्यायों में से एक है। टॉल्स्टॉय ने ऑस्टरलिट्स के युद्ध का जो वर्णन किया है वह साहित्य में अद्वितीय है। 20 नवंबर 1805 रूसी और ऑस्ट्रियाई सेनाएं नेपोलियन का सामना करने को तैयार हैं। 3 सम्राट इस युद्ध को देख रहे हैं, रूस का सार अलेक्जेंडर, ऑस्ट्रिया का फ्रांसिस और फ्रांस का नेपोलियन। प्रिंस आंद्रे के मन में युद्ध की महिमा का स्वप्न है। वे सोचते हैं, मैं वहां जाऊंगा और अपना तिलिस्म लेकर रेजिमेंट के आगे बढ़ूंगा और पूरी सेना को जीत ले जाऊंगा। वे अपने टूलॉन यानी टूलॉन की तलाश में है, वह क्षण जो उन्हें महान बना देगा जैसे नेपोलियन को टूलॉन ने बनाया था। किंतु युद्ध का यथार्थ कुछ और ही होता है। रूसी सेना भ्रम और अराजकता में है। कोहरा छाया हुआ है। सैनिक समझ नहीं पा रहे कि कहां जाना है। अधिकारी आपस में झगड़ रहे हैं। जब लड़ाई शुरू होती है तो रूसी सेना तितर-बितर हो जाती है। टॉल्स्टॉय लिखते हैं, सब भागने लगे। लड़ाई के मैदान में भगदड़ मच गई। पैदल, घुड़सवार, तोपची सभी की मिलीजुली भीड़ निरंतर बढ़ती जा रही थी। आंद्रे रेजिमेंटल बैनर उठाकर आगे बढ़ते हैं। वे चिल्लाते हैं, दोस्तों आगे बढ़ो। कुछ सैनिक उनके पीछे दौड़ते हैं किंतु वे घायल हो जाते हैं। एक गोला उनके सिर के पास फटता है और वे गिर पड़ते हैं। जब वे मैदान पर गिरे होते हैं और ऊपर अनंत नीला आकाश देखते हैं तो उनकी आंखें खुलती हैं। टॉल्स्टॉय लिखते हैं, उस ऊंचे, न्यायप्रिय और दयालु आकाश के सिवा अब सब कुछ खाली और धोखा था। कितना शांत, कितना शांतिपूर्ण और गंभीर था वह आकाश, जबकि सैनिक कितनी तेजी से दौड़ रहे थे। उन काले बादलों के ऊपर वह अनंत आकाश कितना ऊंचा, कितना दुर्गम और इतना गंभीर था। इस क्षण में आंद्रेई को अपनी महत्वाकांक्षा की तुच्छता का एहसास होता है। वे समझते हैं कि युद्ध, कीर्ति, नेपोलियन सब व्यर्थ हैं। केवल यह अनंत आकाश सत्य है। नेपोलियन युद्ध क्षेत्र का निरीक्षण करते हुए आंद्रेई के पास आता है। वह कहता है, यह एक सुंदर मृत्यु है, किंतु आंद्रेई उसे भी उस अनंत आकाश के सामने तुच्छ पाते हैं। उन्हें लगता है कि नेपोलियन उस महान, न्यायप्रिय और दयालु आकाश की तुलना में कितना छोटा, कितना तुच्छ है। यह टॉल्स्टॉय के दर्शन का केंद्रीय बिंदु है। इतिहास के तथाकथित नायक वास्तव में कितने छोटे हैं। नेपोलियन, जो पूरे यूरोप को कंपा रहा है, उस अनंत ब्रह्मांड के सामने एक कीड़े से भी कम है। तृतीय खंड, 2006-2007, बुक 3, 1806 to 1807, अध्याय 1 से 5, आंद्रे की वापसी, एंड्रीज रिटर्न, द डेथ ऑफ लीजा। प्रिंस आंद्रे घर लौटते हैं ठीक उस समय जब उनकी पत्नी लीजा प्रसव पीड़ा में है। यह एक मार्मिक और दुखद सीन है। टॉल्स्टॉय ने इसे अत्यंत संवेदनशीलता से लिखा है। आंद्रे कमरे में प्रवेश करते हैं। लीजा उन्हें देखती है,
मुस्कुराने की कोशिश करती है किंतु पीड़ा से कराह उठती है। बच्चा जीवित है किंतु लीजा की मृत्यु हो जाती है। उसके मृत शरीर पर एक भाव है, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। यह भाव आंद्रेई के हृदय को चीर देता है। उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने अपनी पत्नी के साथ कैसा व्यवहार किया, उपेक्षा, तिरस्कार, उदासीनता। अब बहुत देर हो चुकी है। टॉल्स्टॉय यहाँ मानवीय संबंधों की नाजुकता और अपराध बोध की गहरी अनुभूति को दर्शाते हैं। आंद्रेई जीवन भर इस अपराध बोध के साथ जीते हैं। वे अपने बेटे निकोलेंका को लेकर अपनी संपत्ति पर एकांतवास करते हैं, समाज से कट जाते हैं। अध्याय 6-9 के सारांश में पियरे को अपने पिता से अपार संपत्ति मिल जाती है। पुराने काउंट भेजुखोव की मृत्यु हो जाती है और पियरे रूस के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक बन जाते हैं। अचानक वे समाज में सबसे लोकप्रिय व्यक्ति बन जाते हैं। जो लोग कल तक उन्हें अनदेखा करते थे, आज उनके आगे पीछे घूम रहे हैं। टॉल्स्टॉय यहाँ धन और प्रतिष्ठा के दिखावे पर करारा व्यंग्य करते हैं। पियरे वही पियरे हैं, अनाड़ी, भावुक, सरल, किंतु अब उनके पास धन है, इसलिए समाज उनका सम्मान करता है। राजकुमार वसीली कुरागिन, जो हमेशा अमीर उत्तराधिकारियों की तलाश में रहता है, पियरे को अपने जाल में फंसाता है। वह उन्हें अपनी बेटी हेलेन से मिलवाता है। हेलेन असाधारण सुंदर है, संगमरमर जैसे कंधे, चमकती आंखें, बर्फ सी सफेद त्वचा। पियरे, जो स्त्रियों से अनभिज्ञ हैं, उसकी सुंदरता पर मोहित हो जाते हैं। विवाह का प्रस्ताव आता है। पियरे को यकीन नहीं है कि वे हेलेन से प्रेम करते हैं। वे सोचते हैं, क्या मैं उससे प्रेम करता हूं या मुझे ऐसा लगता है। किंतु राजकुमार वसीली उन्हें मना लेते हैं। तुम खुश रहोगे मेरे बच्चे, वे कहते हैं, और पियरे, जो हमेशा दूसरों को खुश करना चाहते हैं, हाँ कर देते हैं। विवाह हो जाता है, किंतु शीघ्र ही पियरे को पता चलता है कि हेलेन एक स्वार्थी और नैतिकताहीन स्त्री है। वह केवल धन और मनोरंजन चाहती है। उसके अपने भाई अनातोल के साथ संबंध होने की अफवाहें उड़ती हैं। पियरे को एक गुमनाम पत्र मिलता है जिसमें यह सब लिखा होता है। एक रात एक भोज में डोलोखोव, जो हेलेन का प्रेमी है, पियरे का अपमान करता है। पियरे उसे द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती देते हैं। यह पियरे के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। वे कभी हिंसा में विश्वास नहीं करते थे, किंतु अब वे क्रोध में अंधे हो गए हैं। द्वंद्व युद्ध में पियरे, जिन्होंने कभी बंदूक नहीं चलाई, डोलोखोव को गोली मार देते हैं। डोलोखोव घायल हो जाता है। पियरे घर लौटते हैं और हेलेन से कहते हैं, मैं तुमसे नफरत करता हूं, तुम मेरे लिए नर्क हो। वे उससे अलग हो जाते हैं और सेंट पीटर्सबर्ग चले जाते हैं। यह घटना पियरे को गहरे संकट में डाल देती है। वे जीवन के अर्थ पर प्रश्न करने लगते हैं। मैं क्यों जी रहा हूं? मेरा अस्तित्व क्यों है? ये प्रश्न उन्हें परेशान करते हैं। अध्याय 10 से 14, फ्री मैसनरी, पियरे की आध्यात्मिक खोज। संकट के समय में पियरे की मुलाकात एक फ्री मेसन ओसिप बाजदेव से होती है। बाजदेव एक बूढ़ा संगंभीर व्यक्ति है जो पियरे को फ्री मैसनरी के सिद्धांत समझाता है। ईश्वर में विश्वास, आत्मसुधार, दूसरों की सेवा। टॉल्स्टॉय पियरे के माध्यम से आध्यात्मिक खोज का वर्णन शुरू करते हैं। पियरे फ्री मैसनरी में दीक्षित होते हैं। यह एक रहस्यमय समारोह है। अंधेरा कमरा, मोमबत्तियां, प्रतिज्ञाएं। पियरे को एक नया नाम मिलता है, एक नया जीवन। वे अपने जीवन को सुधारने का प्रयास करते हैं। वे अपनी संपदाओं पर दासों को मुक्त करने की योजना बनाते हैं। अस्पताल और स्कूल बनवाना चाहते हैं, किंतु उनके प्रबंधक उन्हें धोखा देते हैं। टॉल्स्टॉय यहाँ एक आदर्शवादी व्यक्ति की व्यावहारिक कठिनाइयों को दर्शाते हैं। पियरे के अच्छे इरादे हैं, किंतु वे व्यावहारिक दुनिया को नहीं समझते। फ्री मैसनरी पियरे को कुछ समय के लिए शांति देती है, किंतु अंततः वे इससे भी संतुष्ट नहीं होते। वे समझते हैं कि यह भी एक बाहरी ढांचा है, आंतरिक सत्य नहीं। अध्याय 15 से 18, आंद्रेई का पुनर्जन्म, ओक का पेड़। आंद्रेई अपनी संपदा पर एकांतवास कर रहे हैं। वे जीवन से उदासीन हो चुके हैं। उन्होंने सेना छोड़ दी है, समाज से कट गए हैं। वे अपने बेटे की परवरिश और अपनी संपदा के प्रबंधन में लगे हैं। एक दिन वे रोस्तोव परिवार की संपदा ओट्रादनोए से गुजरते हैं। रास्ते में उन्हें एक पुराना ओक का पेड़ दिखता है। टॉल्स्टॉय इस पेड़ का अद्भुत वर्णन करते हैं। रास्ते के किनारे एक ओक का पेड़ था। संभवतः उस जंगल के अन्य बिरचों से 10 गुना बड़ा, वह 10 गुना मोटा और प्रत्येक बिरच से 2 गुना ऊंचा था।
उसकी 2 मीटर परिधि की शाखाएं टूटी हुई और छाल से भरी हुई थीं, पुराने घावों से ढकी हुई। अपनी विशाल अनाड़ी, असमान रूप से फैली हुई झुलसी हथेलियों और उंगलियों के साथ वह मुस्कुराते हुए बिरचों के बीच एक बूढ़े, क्रोधी और तिरस्कारपूर्ण सन्यासी की तरह खड़ा था। केवल वही अकेला बसंत के आकर्षण के आगे नहीं झुकना चाहता था और न ही बसंत को या सूर्य को देखना चाहता था। यह पेड़ आंद्रेई की आत्मा का प्रतीक है, मृत, उदासीन, जीवन से कटा हुआ। रात में आंद्रेई ओटराद नोए में लुकते हैं। वे नताशा को एक खिड़की पर बैठे सुनते हैं। नताशा चांद की सुंदरता पर विस्मय प्रकट कर रही है। कितनी सुंदर रात है, ऐसी रात कभी नहीं हुई। नहीं, तुम देखो वह चांद कितना सुंदर है। आओ प्रिय, यहाँ आओ। हम इस तरह बैठेंगे, अपने घुटनों को पकड़ेंगे, जितना कस सकते हो उतना, और उड़ जाएंगे इस तरह। नताशा की जीवंतता आंद्रेई के हृदय को स्पर्श करती है। उन्हें लगता है कि अभी भी जीवन में कुछ है, सौंदर्य, प्रेम, आनंद। अगली सुबह वे वापस लौटते हैं। रास्ते में वे उसी ओक के पेड़ को देखते हैं, किंतु अब वह बदल चुका है। टॉल्स्टॉय लिखते हैं, बूढ़ा ओक पूरी तरह से बदला हुआ, रसीले गहरे हरे पत्तों के तंबू की तरह फैला हुआ, मंद शाम की सूरज की किरणों में हल्का सा हिल रहा था। कोई भी झुलसी उंगलियां, कोई भी घाव, कोई भी पुराना दुख और अविश्वास नहीं दिखाई दे रहा था। कुछ भी नहीं। 100 साल की कठोर छाल के बीच से बिना शाखाओं के रसीले युवा पत्ते निकल रहे थे। आंद्रेई सोचते हैं, नहीं, 31 साल की उम्र में जीवन समाप्त नहीं होता। उनके मन में जीवन के प्रति नया उत्साह जागता है। अध्याय 15 से 18 निरंतर। नताशा और आंद्रेई का मिलन। पहला बॉल। आंद्रेई सेंट पीटर्सबर्ग जाते हैं और वहां वे स्पेरांस्की के सुधार आंदोलन में शामिल होते हैं। वे राजनीति में सक्रिय हो जाते हैं, किंतु उनका दिल इसमें नहीं लगता। 31 दिसंबर 1809 नए साल की पूर्व संध्या पर एक भव्य गेंद का आयोजन होता है। यह रूसी समाज का सबसे प्रतिष्ठित अभियोजन है। सम्राट स्वयं उपस्थित है। नताशा रोस्तोव भी इस गेंद में आई है। वह अब 16 वर्ष की युवती है, पहली बार किसी बड़ी गेंद में भाग ले रही है। वह बहुत उत्साहित है, किंतु डरी हुई भी। क्या कोई उसे नृत्य के लिए आमंत्रित करेगा? टॉल्स्टॉय इस दृश्य को बड़ी सूक्ष्मता से चित्रित करते हैं। नताशा की आंखें चमक रही हैं, उसका दिल धड़क रहा है। वह इंतजार कर रही है, किंतु कोई उसके पास नहीं आता। वह लगभग रोने लगती है। पियरे, जो वहां मौजूद है, आंद्रेई को देखते हैं और कहते हैं, आपको नताशा के साथ नृत्य करना चाहिए। आंद्रेई नताशा के पास जाते हैं और उसे नृत्य के लिए आमंत्रित करते हैं। टॉल्स्टॉय लिखते हैं, प्रिंस आंद्रेई सबसे श्रेष्ठ नृत्यकारों में से एक थे। नताशा ने शानदार नृत्य किया। उसके छोटे सैटिन के जूतों में पैर तेजी से, सहजता से और उससे स्वतंत्र होकर चल रहे थे। उसका चेहरा खुशी से झूम रहा था। उसकी नंगी गर्दन और हाथ एलन के कंधों से तुलना में पतले और बदसूरत थे, किंतु उसके कंधों पर ऐसा लग रहा था जैसे पसीना छलक रहा हो, और उसके स्तन स्पष्ट रूप से उभर रहे थे। उसके घुटने अभी भी लचीले थे, लेकिन उसके पूरे शरीर में एक ऐसी कुमारी कोमलता थी जो अभी तक घिसी नहीं थी और अभी भी जीवित थी। आंद्रेई नताशा के साथ नृत्य करते हैं और उसकी सहजता, जीवंतता और संगीतमयता से मोहित हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनका जीवन फिर से अर्थपूर्ण हो गया है। नृत्य के बाद वे सोचते हैं, नताशा अभी अपने जीवन की शुरुआत में है, उसे अभी बहुत कुछ करना है। टॉल्स्टॉय ने इस मिलन के दृश्य को इतनी कोमलता से लिखा है कि पाठक भी उसी प्रेम में डूब जाता है। चतुर्थ खंड, 1810 से 1811। अध्याय 1 से 7। आंद्रेई और नताशा की सगाई। प्रस्ताव और देरी। आंद्रेई नताशा से मिलने लगते हैं। वे रोस्तोव परिवार के घर अक्सर जाते हैं। नताशा उनके साथ समय बिताती है, उनसे बातें करती है, संगीत सुनती है। उसे आंद्रेई की गंभीरता और बुद्धिमत्ता अच्छी लगती है। आंद्रेई को नताशा की जीवंतता और सहजता पसंद है। आंद्रेई नताशा से विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। नताशा खुशी से झूम उठती है, किंतु आंद्रेई के पिता इस विवाह के विरुद्ध हैं। बूढ़ा राजकुमार नहीं चाहता कि उसका बेटा एक युवा, अनुभवहीन लड़की से विवाह करे। वह शर्त रखता है कि विवाह 1 वर्ष बाद होगा। आंद्रेई नताशा को यह शर्त बताते हैं। वे कहते हैं, यह 1 वर्ष मेरे लिए खुशी का होगा क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, किंतु यह तुम्हारे लिए कठिन होगा। तुम युवा हो, तुम्हें जीवन का आनंद लेना चाहिए। अगर इस 1 वर्ष में तुम किसी और से प्रेम करने लगो तो मैं समझ जाऊंगा। नताशा रो पड़ती है। वह कहती है, 1 वर्ष? मैं 1 वर्ष तक कैसे रहूंगी? यह बहुत लंबा समय है। आंद्रेई विदेश जाते हैं। नताशा इस प्रतीक्षा में व्याकुल रहती है।
टॉल्स्टॉय ने यहाँ युवा प्रेम की व्याकुलता और अधीरता को अद्भुत ढंग से चित्रित किया है। नताशा आंद्रेई के पत्रों की प्रतीक्षा करती है, उनके बारे में सोचती है, उनके लौटने के दिन गिनती है। अध्याय 8 से 13 अनातोल कुरागिन का प्रलोभन, दी ओपेरा। नताशा को उसके पिता मास्को ले जाते हैं। वहां ओपेरा में उसकी मुलाकात हेलेन और उसके भाई अनातोल कुरागिन से होती है। अनातोल एक सुंदर किंतु नीच और स्वार्थी व्यक्ति है। वह स्त्रियों को बहलाने में माहिर है। वह नताशा पर मोहित हो जाता है और उसे बहलाने की योजना बनाता है। हेलेन, जो नताशा की सुंदरता और मासूमियत से प्रभावित है, उसे अपने घर आमंत्रित करती है। नताशा, जो आंद्रेई की प्रतीक्षा में व्याकुल है और अनातोल की सुंदरता से प्रभावित होती है, उसके झांसे में आ जाती है। वह अनातोल से प्रेम के पत्र लिखता है, उससे मिलता है, उसे भागने की योजना बताता है। टॉल्स्टॉय ने यहाँ नताशा के मनोविज्ञान को गहराई से दर्शाया है। वह जानती है कि यह गलत है कि वह आंद्रेई से वचनबद्ध है, किंतु अनातोल की सुंदरता, उसका आकर्षण, उसकी बातें सब उसे मोहित कर लेती है। वह सोचती है, क्या मैं उससे प्रेम करती हूँ? मैंने आंद्रेई से कहा था कि मैं प्रतीक्षा करूंगी, किंतु यह इतना कठिन है। नताशा अनातोल के साथ भागने की योजना बनाती है। वह अपनी चीजें पैक करती है, एक गाड़ी का इंतजाम करती है, किंतु उसकी चचेरी बहन सोनिया को इसका पता चल जाता है। वह उसे रोकती है और योजना विफल हो जाती है। अध्याय 14 से 19 चैप्टर्स 14-19 निराशा और क्षमा, डिस्पेयर एंड फॉरगिवनेस। पियर की संवेदना। जब आंद्रे को यह समाचार मिलता है तो वे टूट जाते हैं। वे नताशा को उसके पत्र और उपहार वापस कर देते हैं। वे कहते हैं, मैं उसे क्षमा नहीं कर सकता। मैंने बहुत कोशिश की, किंतु मैं नहीं कर सकता। नताशा गहरे अवसाद में चली जाती है। वो बीमार पड़ जाती है, खाना नहीं खाती, किसी से बात नहीं करती। उसे जहर खाने की कोशिश करते हुए भी दिखाया गया है। वो अपने जीवन से निराश है। पियर नताशा के पास जाते हैं। ये उपन्यास के सबसे मार्मिक दृश्यों में से एक है। टॉल्स्टॉय ने इस दृश्य में पियर की महानता को दर्शाया है। पियर नताशा से कहते हैं, अगर मैं वो होता जो मैं नहीं हूं, अगर मैं दुनिया का सबसे सुंदर, सबसे बुद्धिमान और सबसे अच्छा आदमी होता, और अगर मैं स्वतंत्र होता, तो मैं इसी क्षण आपके पैरों पर गिरकर आपका हाथ और आपका प्यार मांगता। वे नताशा को सांत्वना देते हैं। वे कहते हैं, अगर मैं आपसे कहूं कि आप जीवन की सबसे अच्छी इंसान हैं, तो ये सच होगा। नताशा रोती है। पियर उसे छोड़कर जाते हैं, किंतु उनका हृदय भारी है। उन्हें एहसास होता है कि वे स्वयं नताशा से प्रेम करते हैं, किंतु वे अपने इस प्रेम को कभी प्रकट नहीं करेंगे, क्योंकि वे अभी भी हेलेन से विवाहित हैं और नताशा उनके सबसे अच्छे दोस्त आंद्रे से प्यार करती है। इस अध्याय में टॉल्स्टॉय ने दिखाया है कि सच्चा प्रेम स्वार्थ रहित होता है। पियर नताशा से प्रेम करते हैं, किंतु वे उसे अपने लिए नहीं, बल्कि उसके सुख के लिए चाहते हैं। पंचम खंड, बुक 5, 1812, द पेट्रियाटिक वॉर। अध्याय 1 से 8, चैप्टर्स 1-8, नेपोलियन का आक्रमण, नेपोलियंस इन्वेजन, जून 1812। टॉल्स्टॉय अब ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन करते हैं। जून 1812 में नेपोलियन 6 लाख सैनिकों की विशाल सेना लेकर रूस पर चढ़ाई करता है। ये इतिहास का सबसे बड़ा आक्रमण है। टॉल्स्टॉय यहाँ इतिहास के दर्शन पर गहन विचार करते हैं। वे मानते हैं कि इतिहास महान व्यक्तियों द्वारा नहीं, बल्कि लाखों सामान्य लोगों के सामूहिक कार्यों से बनता है। नेपोलियन केवल परिस्थितियों का एक खिलौना है। टॉल्स्टॉय लिखते हैं, इतिहास में तथाकथित महान व्यक्ति केवल लेबल होते हैं जो घटनाओं को नाम देते हैं, और उनका घटनाओं से उतना ही कम संबंध होता है जितना कि लेबल का। उनका हर कार्य जो उन्हें अपनी इच्छा से किया हुआ लगता है, वास्तव में ऐतिहासिक अर्थ में अनैच्छिक होता है और संपूर्ण इतिहास के पाठ्यक्रम से जुड़ा होता है। रूसी समाज में देशभक्ति की लहर दौड़ जाती है। लोग अपने घरों, अपने परिवारों को छोड़कर सेना में भर्ती हो रहे हैं। पियर, जो अब तक फ्री मेसनरी में उलझे थे, इस राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हो जाते हैं। वे सेना के लिए धन इकट्ठा करते हैं, एक रेजिमेंट खड़ी करते हैं। प्रिंस आंद्रे, जो अब तक अपनी संपदा पर एकांतवास कर रहे थे, फिर से सेना में शामिल हो जाते हैं। वे अब महत्वाकांक्षा से प्रेरित नहीं हैं, बल्कि कर्तव्य से, अपने देश की रक्षा का कर्तव्य। अध्याय 9 से 13, चैप्टर्स 9-13, स्मोलेंस्क का पतन, द फॉल ऑफ स्मोलेंस्क, द रिट्रीट बिगिंस। रूसी सेना पीछे हट रही है। वे नेपोलियन की विशाल सेना का सामना नहीं कर सकते। स्मोलेंस्क शहर गिर जाता है। ये रूसी जनता के लिए एक बड़ा आघात है। बूढ़े प्रिंस बुलकॉन्स्की की मृत्यु हो जाती है। वे अपनी बेटी मरिया को अंतिम समय में आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं, रूस बर्बाद हो रहा है। उनकी मृत्यु रूस के पुराने युग के अंत का प्रतीक है। मरिया अपने पिता, भाई और अपने छोटे भतीजे के साथ संपत्ति छोड़ने को मजबूर हैं। वे अपने पिता की अंतिम इच्छा पूरी करती हैं और मॉस्को की ओर निकल पड़ती हैं।
टॉल्स्टॉय युद्ध के कारण आम लोगों के जीवन में आने वाली त्रासदी को मार्मिक ढंग से चित्रित करते हैं। अध्याय 14 से 18, चैप्टर्स 14 to 18, नताशा की धार्मिकता, नताशा स्पिरिचुअलिटी। इस समय तक नताशा गहरे अवसाद में है। अनातोल के साथ हुई घटना के बाद से वो बीमार रहने लगी है। वो घर से बाहर नहीं निकलती, किसी से बात नहीं करती। उसकी माँ उसे चर्च ले जाती है, वहां वो प्रार्थना करती है। टॉल्स्टॉय ने यहाँ रूसी रूढ़िवादी ईसाई धर्म की आम लोगों के जीवन में भूमिका को दर्शाया है। नताशा को प्रार्थना में कुछ शांति मिलती है। वो समझती है कि उसके पापों के बावजूद ईश्वर उसे क्षमा कर सकता है। जब उसे पता चलता है कि आंद्रे घायल हो गए हैं और वापस आ रहे हैं, तो वो उनकी सेवा करने का संकल्प लेती है। वो अपने माता पिता से कहती है, मैं उनके पास जाना चाहती हूँ, मैं उनकी देखभाल करना चाहती हूँ। अध्याय 19 से 23, चैप्टर्स 19 to 23, बोरोदिनो का युद्ध, द बैटल ऑफ बोरोदिनो, द ईव ऑफ बैटल। टॉल्स्टॉय की लेखनी का ये सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। बोरोदिनो के युद्ध का वर्णन, इतिहास का वो युद्ध जिसमें एक दिन में 70,000 से अधिक लोग मारे गए थे। पियर युद्ध देखने आते हैं। वे एक गैर सैनिक हैं, किंतु वे इस ऐतिहासिक क्षण का हिस्सा बनना चाहते हैं। वे युद्ध क्षेत्र में घूमते हैं, सैनिकों से बात करते हैं, उनकी सरलता, साहस और देशभक्ति से प्रभावित होते हैं। एक सैनिक पियर से कहता है, वे सब लोगों की तरह आक्रमण करना चाहते हैं। आज न केवल सैनिक बल्कि मैंने किसानों को भी देखा। किसानों को भी आज कोई दया नहीं आती। टॉल्स्टॉय यहाँ युद्ध को एक राष्ट्रीय जनज्वार के रूप में प्रस्तुत करते हैं। ये केवल सेनाओं का युद्ध नहीं है, बल्कि पूरे रूसी राष्ट्र का युद्ध है। सैनिक एक दूसरे से कहते हैं, वे सब लोगों की तरह आक्रमण करना चाहते हैं। पियर की मुलाकात आंद्रे से होती है। आंद्रे अब बदल चुके हैं। वे पियर से कहते हैं, युद्ध शतरंज नहीं है, युद्ध जीवन की सबसे घृणित चीज है। हमें इसे समझना चाहिए और झूठ नहीं खेलना चाहिए। युद्ध कोई खेल नहीं है, ये सबसे भयानक चीज है। वे आगे कहते हैं, कल चाहे कुछ भी हो जाए, हम युद्ध जीत जाएंगे, क्योंकि हमारे पास वो है जो फ्रांसीसियों के पास नहीं है, सत्य। अध्याय 24 से 29, बोरोदिनो, चरमोत्कर्ष, द बैटल। युद्ध का वर्णन अद्वितीय है। टॉल्स्टॉय युद्ध की महिमा नहीं गाते, बल्कि उसकी भयावहता दिखाते हैं। वे हमें युद्ध का एक विहंगम दृश्य नहीं देते, बल्कि छोटे छोटे दृश्यों के माध्यम से युद्ध के यथार्थ को दर्शाते हैं। एक सैनिक जो प्रार्थना कर रहा है, एक अधिकारी जो अपने सैनिकों को प्रोत्साहित कर रहा है, एक घायल घोड़ा जो दर्द से चिल्ला रहा है, एक डॉक्टर जो बिना रुके अंग काट रहा है। प्रिंस आंद्रेई अपनी रेजिमेंट के साथ रिजर्व में हैं। वे सीधे युद्ध में भाग नहीं ले रहे, किंतु गोले उनके पास भी गिर रहे हैं। एक गोला उनके पास गिरता है, वे उसे देखते हैं किंतु हिलते नहीं। एक अधिकारी चिल्लाता है, नीचे लेट जाओ, किंतु आंद्रेई नहीं लेटते। वे सोचते हैं, क्या ये मृत्यु है? मैं मरना नहीं चाहता, मैं जीवन से प्रेम करता हूँ। गोला फटता है और आंद्रेई बुरी तरह घायल हो जाते हैं। उनके पेट में गोली लगी है, एक घातक घाव। उपचार केंद्र में उनकी मुलाकात अनातोल से होती है, जिसका पैर काटा जा रहा है। अनातोल कराह रहा है, दर्द से तड़प रहा है। आंद्रेई उसे देखते हैं और उन्हें अपने पुराने शत्रु पर दया आती है। वे समझते हैं कि सच्चा प्रेम शत्रुओं के लिए भी दया रखना है। टॉल्स्टॉय यहाँ क्षमा और करुणा के उच्चतम आदर्श को प्रस्तुत करते हैं। आंद्रेई सोचते हैं, करुणा, भाईचारे का प्रेम, उन लोगों के लिए जो हमसे घृणा करते हैं, शत्रुओं के लिए प्रेम, वो प्रेम जो ईश्वर ने पृथ्वी पर प्रचारित किया और जो मैं नहीं समझ पाया, यही एकमात्र सत्य है। षष्ठम खंड, बुक 6, 1812, द फॉल ऑफ मॉस्को। अध्याय 1 से 5, फिली में परिषद, द काउंसिल एट फिली, द डिसीजन टू अबैंडन मॉस्को। रूसी सेना पीछे हटती है। कुतुबज़ोव फिली में एक परिषद बुलाते हैं। सवाल ये है, मॉस्को की रक्षा करें या उसे खाली कर दें? टॉल्स्टॉय इस परिषद का अद्भुत वर्णन करते हैं। जनरल एक छोटे से कमरे में इकट्ठे हैं। बाहर ठंड है, अंदर गर्मी। वे बहस करते हैं। कुछ कहते हैं, हमें मॉस्को की रक्षा करनी चाहिए, ये हमारी राजधानी है। कुछ कहते हैं, अगर हम सेना खो देंगे तो रूस खो जाएगा। कुतुबज़ोव चुपचाप सुनते हैं। अंत में वे उठते हैं और कहते हैं, मैं अपने अधिकार का उपयोग करते हुए आदेश देता हूं, पीछे हटो। टॉल्स्टॉय इस निर्णय को कुतुबज़ोव की सबसे बड़ी बुद्धिमानी बताते हैं। शहर को बचाने के लिए उसे खोना। कुतुबज़ोव समझते हैं कि नेपोलियन मॉस्को में फंस जाएगा, सर्दी आएगी और फ्रांसीसी सेना नष्ट हो जाएगी। अध्याय 6 से 11, रोस्तोव परिवार का मॉस्को छोड़ना, द रोस्तोव फैमिली लीव्स मॉस्को। नताशा का कंपैशन। रोस्तोव परिवार मॉस्को छोड़ने की तैयारी कर रहा है। उनके पास बहुत सारी गाड़ियां हैं जिनमें वे अपना कीमती सामान लाद रहे हैं। कालीन,
चीनी मिट्टी के बर्तन, किताबें, चित्र। नताशा को पता चलता है कि घायल सैनिकों के लिए कोई गाड़ियां नहीं हैं। वे शहर में ही रह गए हैं, सड़कों पर पड़े हैं, मर रहे हैं। वे अपने माता पिता के पास दौड़ती हैं और कहती हैं, ये कैसे हो सकता है, ये घृणित है, ये नीचता है, ये असंभव है। टॉल्स्टॉय ने इस दृश्य में नताशा के चरित्र की महानता और त्याग भावना को दर्शाया है। वे अपने माता पिता से गाड़ियां खाली करने और उन्हें घायलों के लिए देने की विनती करती हैं। काउंट रोस्टोव, जो हमेशा अपने बच्चों को खुश देखना चाहते हैं, सहमत हो जाते हैं। काउंटेस शुरू में विरोध करती हैं, वे अपना सामान नहीं छोड़ना चाहती, किंतु नताशा इतनी जोर से रोती है, इतनी विनती करती है कि वे भी मान जाती हैं। गाड़ियों पर से सामान उतारा जाता है और घायलों को लादा जाता है। इन घायलों में प्रिंस आंद्रेई भी हैं, किंतु नताशा को इसका पता नहीं। वे उन्हीं में से एक गाड़ी में हैं, बेहोश, मृत्यु के करीब। अध्याय 12 से 17। पियरे का मास्को में रहना, द मैड प्लान। पियरे मास्को में ही रह जाते हैं। वे एक पागलपन भरा विचार करते हैं, नेपोलियन की हत्या करने का। वे सोचते हैं कि अगर वे नेपोलियन को मार देंगे तो युद्ध समाप्त हो जाएगा और रूस बच जाएगा। वे एक किसान का वेश धारण कर लेते हैं, मोटा कपड़ा, साधारण जूते, दाढ़ी। वे एक पिस्तौल खरीदते हैं और उसे अपने कोट में छिपा लेते हैं। जब फ्रांसीसी मास्को में प्रवेश करते हैं तो शहर खाली है, सड़कों पर सन्नाटा है, केवल कुछ शराबी और लुटेरे हैं। पियरे सड़कों पर घूमते हैं, नेपोलियन की तलाश में। एक घटना में वे एक महिला को बचाते हैं जिसके साथ फ्रांसीसी सैनिक दुर्व्यवहार कर रहे हैं। वे एक फ्रांसीसी अधिकारी से लड़ते हैं और उसे मार डालते हैं। उन्हें बंदी बना लिया जाता है। उनकी योजना विफल हो जाती है। अध्याय 18 से 23। मास्को में आग, द फायर ऑफ मॉस्को। नेपोलियंस फ्रस्ट्रेशन। मास्को में आग लग जाती है। किसने लगाई, रूसियों ने या फ्रांसीसियों ने? टॉल्स्टॉय कहते हैं ये स्वाभाविक रूप से लगी। एक खाली शहर, लकड़ी के घर, लुटेरे, आग, ये अनिवार्य था। टॉल्स्टॉय इस आग को रूसी जनता के प्रतिरोध का प्रतीक मानते हैं। रूसी लोग अपनी राजधानी जला रहे हैं ताकि दुश्मन को कुछ न मिले। नेपोलियन क्रेमलिन में है। वे खिड़की से बाहर देखता है, चारों ओर आग है, धुआं है, राख है। उसे एहसास होता है कि उसकी विजय व्यर्थ है। उसने मास्को ले लिया, किंतु मास्को खाली है। कोई समर्पण नहीं है, कोई शांति प्रस्ताव नहीं है। वे शांति का प्रस्ताव भेजता है, किंतु कुतुबजोव कोई उत्तर नहीं देते। नेपोलियन समझता है कि वे फंस गया है। उसकी सेना के पास भोजन नहीं है, आश्रय नहीं है और सर्दी आ रही है। सप्तम खंड, बुक 7, कैप्टिविटी, अध्याय 1 से 8, चैप्टर्स 1 to 8। पियरे की यातना, पियर्स सफरिंग, द एग्जीक्यूशन। पियरे को अन्य बंदियों के साथ फ्रांसीसी सेना के पीछे पीछे ले जाया जाता है। उन पर मुकदमा चलाया जाता है। एक फ्रांसीसी जनरल जो सख्त और निष्ठुर है उनसे पूछताछ करता है, तुम कौन हो? तुमने एक फ्रांसीसी अधिकारी को क्यों मारा? पियरे सच बताते हैं, वे एक काउंट हैं, वे नेपोलियन को मारना चाहते थे। जनरल हैरान होता है, वह पियरे को पागल समझता है। पियरे को मौत की सजा सुनाई जाती है। उन्हें अन्य बंदियों के साथ फांसी के लिए खड़ा किया जाता है। वे एक खेत में हैं, बर्फ गिर रही है। फ्रांसीसी सैनिक पंक्ति में खड़े हैं, उनकी राइफलें तैयार हैं। पहले 5 बंदियों को फांसी दी जाती है। पियरे उन्हें देखते हैं, कैसे वे चलते हैं, कैसे वे रोते हैं, कैसे वे मरते हैं। फिर बारी पियरे की आती है। वे आगे बढ़ते हैं, किंतु अंतिम क्षण में सजा बदल दी जाती है। एक फ्रांसीसी अधिकारी दौड़ता हुआ आता है और चिल्लाता है, रुको, सम्राट ने उन्हें क्षमा कर दिया है। ये अनुभव पियरे को गहराई से बदल देता है। वे समझते हैं कि मृत्यु क्षण भंगुर है, जीवन क्षण भंगुर है, केवल आत्मा शाश्वत है। अध्याय 9 से 15, चैप्टर्स 9 to 15। प्लाटोन कराताएव, द विजडम ऑफ द पेजेंट, द विजडम ऑफ द पेजेंट। बंदी गृह में पियरे की मुलाकात प्लाटोन कराताएव से होती है, जो एक साधारण किसान है। कराताएव 50 वर्ष का है, गोल चेहरा, मीठी आंखें, हमेशा मुस्कुराता रहता है। वह एक कुत्ते की तरह गोल होकर सोता है और जागते ही गाने गुनगुनाने लगता है। कराताएव सरल, करुणामय और जीवन के प्रति पूर्ण समर्पण का प्रतीक है। वह पियरे को सिखाता है कि सच्चा सुख बाहरी परिस्थितियों में नहीं बल्कि आंतरिक शांति में है। वह एक कहानी सुनाता है। एक बूढ़ा व्यापारी था, उस पर झूठा आरोप लगा कि उसने एक आदमी को मार डाला। उसे साइबेरिया भेज दिया गया। वहां वह 20 साल रहा। एक दिन असली हत्यारा उसके पास आया और बोला, मैं वही हूं जिसने उस आदमी को मारा था, मैं सब कुछ बता दूंगा, तुम मुक्त हो जाओगे। बूढ़े ने कहा, नहीं बेटा, सब कुछ ईश्वर की इच्छा है, हम सब उसके सामने पापी हैं, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा।
करातायेव कहते हैं, मनुष्य सुख के लिए बना है, सुख उसी के भीतर है। टॉल्स्टॉय ने करातायेव के माध्यम से रूसी किसान की आत्मा को उकेरा है, उसकी सरलता, उसकी धार्मिकता, उसका जीवन के प्रति समर्पण। पियरे उससे सीखते हैं कि सच्चा ज्ञान किताबों में नहीं बल्कि जीवन के सरल अनुभवों में है। अध्याय 16 से 20, चैप्टर्स 16 to 20, आंद्रे की अंतिम यात्रा, डेथ एंड ट्रांसेंडेंस। डेथ एंड ट्रांसेंडेंस। प्रिंस आंद्रे घायल अवस्था में है, उन्हें रोस्तोव परिवार के घर लाया गया है। नताशा उनके पास है, वह उनकी देखभाल करती है, दिन रात उनके पास बैठी रहती है। जब आंद्रे होश में आते हैं तो वे नताशा को देखते हैं। नताशा रोती है, आंद्रे मुस्कुराते हैं। वे कहते हैं, मैं तुमसे और भी अधिक प्रेम करता हूं, पहले से कहीं अधिक। टॉल्स्टॉय ने इस मिलन को अत्यंत मार्मिक बनाया है। नताशा आंद्रे से क्षमा मांगती है। आंद्रे कहते हैं, मैं तुम्हें क्षमा करता हूं, ईश्वर क्षमा करता है। आंद्रे को एहसास होता है कि सच्चा प्रेम ईश्वर का प्रेम है जो सबको क्षमा करता है। वे नताशा से कहते हैं, प्रेम मृत्यु को नहीं जानता, प्रेम अमर है। उनकी मृत्यु हो जाती है। टॉल्स्टॉय उनकी मृत्यु का वर्णन एक आध्यात्मिक अनुभव के रूप में करते हैं। आंद्रे सपने देखते हैं, एक दरवाजा, एक चीख, मृत्यु। वे समझते हैं कि मृत्यु जागरण है, एक नए जीवन की शुरुआत। अष्टम खंड, बुक 8, 1812 to 1813, द रिट्रीट। अध्याय 1 से 7, चैप्टर्स 1 to 7, फ्रांसीसियों का पीछे हटना, द फ्रेंच रिट्रीट, द विंटर कैंपेन। रूसी सर्दी शुरू हो जाती है। यह यूरोप की सबसे भीषण सर्दियों में से एक है। तापमान -30 डिग्री से भी नीचे चला जाता है। फ्रांसीसी सेना मॉस्को छोड़कर पीछे हटती है। वे भूखे हैं, ठिठुर रहे हैं, बीमार हैं। वे अपने घोड़े खा रहे हैं, अपने जूते जला रहे हैं। सैनिक मर रहे हैं, भूख से, ठंड से, थकान से। कुतुजोव उनका पीछा नहीं करते। वे जानते हैं कि प्रकृति उनका काम कर लेगी। वे कहते हैं, अब हमें और कुछ नहीं करना है, उन्हें जाने दो, वे खुद ही नष्ट हो जाएंगे। टॉल्स्टॉय यहां दर्शाते हैं कि युद्ध में सबसे बड़ी शक्ति प्रकृति है, न कि सेनापति। पियरे और अन्य बंदी मुक्त हो जाते हैं। रूसी सेना उन्हें फ्रांसीसियों से छुड़ा लेती है, किंतु करातायेव बीमार हो जाता है और उसे गोली मार दी जाती है। उसकी मृत्यु भी उतनी ही सरल है जितना उसका जीवन था। वह एक पेड़ के नीचे बैठता है, गाना गुनगुनाता है और सो जाता है। फ्रांसीसी सैनिक उसके पास आते हैं और उसे गोली मार देते हैं। उसकी मृत्यु पर किसी का ध्यान नहीं जाता। अध्याय 8 से 12, चैप्टर्स 8 to 12, पियरे की मुक्ति और नवजीवन, पियर्स फ्रीडम, अ न्यू मैन। पियरे मुक्त होकर ओरियोल पहुंचते हैं। वे पूरी तरह बदल चुके हैं। अब उनके चेहरे पर एक नई शांति है। टॉल्स्टॉय लिखते हैं, पियरे अब वैसे नहीं थे जैसे ओरियोल में आने से पहले थे। उनके चेहरे पर, उनकी आंखों में, उनके हर भाव में एक नई शांति, एक नई गरिमा थी। जो लोग उन्हें पहले जानते थे वे हैरान थे कि यह वही पियरे हैं। पियरे को पता चलता है कि उनकी पत्नी हेलेन की मृत्यु हो गई है, एक गर्भपात के दौरान। वे स्वतंत्र हैं। उन्हें यह भी पता चलता है कि आंद्रे की मृत्यु हो गई है और नताशा जिंदा है। वे मॉस्को जाते हैं, जहां मारिया और नताशा रह रही हैं। मारिया ने आंद्रे की मृत्यु के बाद नताशा को अपने साथ रखा है। दोनों महिलाएं एक दूसरे को सांत्वना दे रही हैं। पियरे और नताशा फिर मिलते हैं। अब दोनों ने जीवन के दुख झेले हैं और परिपक्व हो गए हैं। नताशा अब वह चंचल युवती नहीं है, वह गंभीर हो गई है, शांत हो गई है। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी है। पियरे उसे देखते हैं और उनका हृदय भर आता है। वे समझते हैं कि वे उससे प्रेम करते हैं और यह प्रेम अब पहले से कहीं अधिक गहरा है। अध्याय 13 से 16, चैप्टर्स 13 to 16, पियरे और नताशा, नताशा एंड पियरे, द अवेकनिंग ऑफ लव। पियरे नताशा से मिलने लगते हैं। वे उसे बताते हैं कि बंदी गृह में क्या हुआ, करातायेव के बारे में, मृत्यु के बारे में, जीवन के अर्थ के बारे में। नताशा ध्यान से सुनती है। उसे पियरे की बातों में शांति मिलती है। एक दिन पियरे नताशा से कहते हैं, अगर मैं वो नहीं होता जो मैं हूं, अगर मैं स्वतंत्र होता तो मैं इसी क्षण आपके पैरों पर गिरकर आपका हाथ और आपका प्यार मांगता। नताशा समझ जाती है। वह कहती है, हाँ बिल्कुल। उनके बीच एक नया गहरा संबंध बनता है। टॉल्स्टॉय लिखते हैं, पियरे के चेहरे पर अब खुशी की एक नई चमक थी। वह जानता था कि नताशा उससे प्रेम करती है और यह ज्ञान उसके पूरे अस्तित्व को बदल रहा था। नवम खंड, उपसंहार, 1813 से 1820, बुक 9, एपिलॉग। अध्याय 1 से 4, चैप्टर्स 1 to 4, पियरे और नताशा का विवाह, पियरे एंड नताशाज मैरिज, फैमिली लाइफ। 1813 में पियरे और नताशा का विवाह होता है। अब नताशा एक परिपक्व महिला बन गई है। वह पूरी तरह से परिवार में समर्पित हो गई है।
टॉल्स्टॉय ने यहाँ स्त्री के पारंपरिक आदर्श पत्नी और माता को प्रस्तुत किया है। वह लिखते हैं, नताशा की शादी 1813 के शुरुआती वसंत में हुई थी और 1820 तक उसकी 3 बेटियां और एक बेटा था। वह मोटी हो गई थी और अब पुरानी पतली जीवंत नताशा को पहचानना मुश्किल था। उसके चेहरे की विशेषताएं अब शांत कोमलता और स्पष्टता की अभिव्यक्ति रखती थीं। अब केवल उसका चेहरा और शरीर ही दिखाई देता था, उसकी आत्मा बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती थी। केवल एक मजबूत, सुंदर और उपजाऊ महिला दिखाई देती थी। टॉल्स्टॉय कहते हैं कि नताशा अब समाज में नहीं जाती, गाना नहीं गाती, केवल अपने पति और बच्चों के लिए जीती है। वह एक आदर्श पत्नी और माता है। आधुनिक पाठकों के लिए यह चित्रण विवादास्पद हो सकता है, किंतु टॉल्स्टॉय के लिए यह स्त्री की पूर्णता थी, परिवार में समर्पण, प्रेम में लीन होना। अध्याय 5 से 8, चैप्टर्स 5 to 8, निकोलाय और मारिया, निकोलाय एंड मारिया, डोमेस्टिक हैप्पीनेस। निकोलाय रोस्तोव ने मारिया बोलकांस्किया से विवाह किया है। वे गंभीर ऋणों से दबे रोस्तोव परिवार की संपत्ति को संभालते हैं। निकोलाय ने सेना छोड़ दी है और अपनी संपत्ति पर ध्यान केंद्रित किया है। वे एक कठोर और मेहनती प्रबंधक बन गए हैं। वे अपने किसानों के साथ न्याय करते हैं, किंतु अनुशासन भी रखते हैं। मारिया उनके जीवन में स्थिरता और आध्यात्मिकता लाती है। वे निकोलाय को धार्मिकता और करुणा सिखाती है। एक घटना में निकोलाय एक किसान पर बहुत गुस्सा हो जाते हैं और उसे मारना चाहते हैं। मारिया उन्हें रोकती हैं और कहती है, तुम क्या कर रहे हो? तुम भूल गए कि तुम कौन हो? निकोलाय को अपनी गलती का एहसास होता है। वे मारिया के पास जाते हैं और कहते हैं, तुमने मुझे बचा लिया, तुम मेरी परी हो। वे एक सुखी दंपत्ति है, उनके बच्चे हैं, उनका परिवार है, उनका प्रेम है। अध्याय 9 से 12, चैप्टर्स 9 to 12, दार्शनिक उपसंहार, फिलोसॉफिकल एपिलॉग। टॉल्स्टॉय अब उपन्यास के अंतिम भाग में गहन दार्शनिक विचार प्रस्तुत करते हैं। वे इतिहास के अर्थ, स्वतंत्र इच्छा और नियति पर चर्चा करते हैं। वे लिखते हैं, मनुष्य सचेत रूप से अपने लिए जीता है, किंतु ऐतिहासिक सार्वभौमिक लक्ष्यों की प्राप्ति का एक अचेतन साधन है। एक कार्य जितना ऊंचा होता है, वह उतना ही कम स्वैच्छिक होता है। वे प्रश्न उठाते हैं, क्या मनुष्य स्वतंत्र है या सब कुछ पूर्व निर्धारित है? उनका उत्तर है, मनुष्य आंशिक रूप से स्वतंत्र है, आंशिक रूप से नियति के अधीन है। हम अपने छोटे निर्णयों में स्वतंत्र हैं, किंतु बड़े ऐतिहासिक प्रवाह में हम केवल मोहरे हैं। अध्याय 13 से 16, चैप्टर्स 13 to 16, अंतिम दृश्य, द फाइनल सीन्स। 1820, पियरे और नताशा, निकोलाय और मारिया सभी बोल्ड हिल्स में एकत्रित हैं। पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी एक साथ है। पियरे अब एक गुप्त समिति से जुड़ गए हैं। वे डिसेंबरिस्ट आंदोलन, यानी वह आंदोलन जो 1825 में रूस में जार के खिलाफ विद्रोह करेगा, की तैयारी कर रहे हैं। निकोलाय चिंतित है कि कहीं पियरे मुसीबत में न पड़ जाए। वे कहते हैं, तुम क्या कर रहे हो? तुम हम सबको खतरे में डाल रहे हो। पियरे कहते हैं, हमें कुछ करना होगा, हम चुप नहीं बैठ सकते, रूस को बदलाव की जरूरत है। इसी बीच बच्चे खेल रहे हैं। निकोलाय के बेटे आंद्रे, यानी मारिया के भतीजे, जिनका नाम उनके चाचा के नाम पर रखा गया है, ने पियरे की बातें सुनी है। वे सपने देखते हैं कि वह भी कुछ महान करेगा, अपने चाचा आंद्रे की तरह। वे सोचते हैं, मैं भी कुछ करूंगा, मैं भी महान बनूंगा। टॉल्स्टॉय यहाँ भविष्य की ओर संकेत करते हैं। एक नई पीढ़ी आ रही है जो रूस के इतिहास को और बदलेगी। डिसेंबरिस्ट विद्रोह विफल होगा, किंतु उसके बीज बोए जा चुके हैं। अंतिम दृश्य में नताशा और पियरे एक साथ हैं। नताशा पियरे से कहती है, मुझे तुम पर गर्व है, तुम जो भी करोगे मैं तुम्हारे साथ हूं। पियरे मुस्कुराते हैं। वे सोचते हैं, कितना अद्भुत है ये जीवन, कितना अद्भुत है ये प्रेम। प्रिय साथियों, लियो टॉल्स्टॉय का युद्ध और शांति केवल एक उपन्यास नहीं है, ये मानवीय अनुभव का एक विश्वकोश है। इसमें आपको प्रेम मिलेगा, नताशा और आंद्रे का दुखद प्रेम, पियरे का निस्वार्थ प्रेम, मारिया का त्यागमयी प्रेम। इसमें युद्ध मिलेगा, न केवल तोपों का, बल्कि मानवीय अहंकार और महत्वाकांक्षा का युद्ध। इसमें दर्शन मिलेगा, इतिहास, नियति और स्वतंत्रता पर गहन चिंतन। इसमें परिवार मिलेगा, रोस्तोव परिवार की गर्माहट, बोलकॉन्स्की परिवार का अनुशासन, कोरागिन परिवार का पतन। टॉल्स्टॉय हमें सिखाते हैं कि सच्ची शांति बाहर नहीं, भीतर है। युद्ध के मैदान में भी आंद्रेई को वो अनंत आकाश दिखता है जो सब कुछ शांत कर देता है। पियरे को बंदी गृह में भी कराताएब से वो आंतरिक शांति मिलती है जो स्वतंत्रता में नहीं मिली थी। नताशा को प्रेम में असफल होने के बाद भी परिवार में वो सुख मिलता है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। टॉल्स्टॉय का संदेश सरल है, जीवन का अर्थ जीवन में ही है।
महान इतिहास, महान युद्ध, महान नायक, ये सब केवल पृष्ठभूमि है। असली नायक आम लोग हैं। पियरे, नताशा, आंद्रेई, मारिया, निकोलाई, कराताएव। वे जीते हैं, प्रेम करते हैं, गलतियां करते हैं, सीखते हैं और मर जाते हैं। और यही जीवन है। टॉल्स्टॉय लिखते हैं, हम केवल यही जान सकते हैं कि हम कुछ नहीं जानते, और ये मानव ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। उपन्यास के अंत में टॉल्स्टॉय हमें ये याद दिलाते हैं, जीवन ही सब कुछ है। जीवन ईश्वर है। जीवन से प्रेम करना ईश्वर से प्रेम करना है। आइए हम भी जीवन से प्रेम करें। आइए हम भी उस अनंत आकाश को देखें जो आंद्रेई को दिखा। आइए हम भी उस सरलता को सीखें जो कराताएव ने पियरे को सिखाई। आइए हम भी उस प्रेम को जिएं जो नताशा ने जिया। लियो टॉल्स्टॉय का ये अमर संदेश हमेशा हमारे साथ रहेगा। धन्यवाद। अगर आपको ये ऑडियो बुक और विचार पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ऐसी ही प्रेरणादायक ऑडियो बुक, मोटिवेशनल स्पीच और ज्ञानवर्धक कहानियां सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल MK माइंडवेव को अभी सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई सोच और नई प्रेरणा के साथ।